ये लोग बहुत खुसफुस कर रहे हैं, मेरे को देख देख के वो हो रहा है। खुसफुस मत करो क्या भाई, खुसफुस आप कर लोग रहे हो? खुसफुस नहीं करनी और ये बात रखनी है। अगर साइड इफेक्ट्स लेने हैं तो जरूर जाना चाहिए। हे भगवान, मतलब सोच के चक्कर आते हैं 15 दिन ब्रश ना करना। मुझे तो बहुत ही होते थे, मुझे तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन अरे! हुआ था। हमारे साथ है 3 बेहद खूबसूरत डॉक्टर्स, गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशि चौहान, डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर मयंका बत्रा और बच्चों की प्यारी सी डॉक्टर निशा राणा। अच्छा, एक आदत ऐसी बता दो मुझे कि फीमेल्स को आज ही छोड़ देनी चाहिए, जो उनकी स्किन के लिए भी बहुत ख़राब हो, उनकी हेल्थ के लिए भी बहुत ख़राब और उनके बच्चों के लिए भी ख़राब। स्ट्रेस, आई थिंक किसी से उम्मीद रखना। ओवरथिंकिंग वैसे सही कहा, ओवरथिंकिंग किसी से उम्मीद ना रखना और स्ट्रेस भी मत रखो। ये दोनों नहीं रहेंगे तो स्ट्रेस अपने आप चला जाएगा। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा डेंजरस है या 8 घंटे की मोबाइल स्क्रॉलिंग? क्रॉलिंग। मोबाइल स्क्रॉलिंग। अच्छा डॉक्टर शशि, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूंगी। 40 की उम्र के बाद पीरियड्स बंद हो जाते हैं, तो वो मेनोपॉज है या उससे कुछ ज़्यादा है? देखो, मेनोपॉज से ज़्यादा तो कुछ होता नहीं, ठीक है। मेनोपॉज इज़ द लास्ट एंड द फाइनल स्टेज। बट 40 के बाद जब भी बंद होते हैं तो ज़रूरी नहीं कि मेनोपॉज हो, देयर आर अदर कॉजेज़। क्योंकि जो मेनोपॉज की एवरेज एज होती है वो होती है 45 से 55 के बीच में। ठीक है। ठीक है, अगर कभी भी आपको लग रहा है 45 के पहले आपके पीरियड्स बंद हो रहे हैं तो एक चेकअप तो बनता है। एक सिंपल सा अल्ट्रासाउंड, कुछ ब्लड टेस्ट कराना ज़रूरी है, ये जानने के लिए मेनोपॉज है कि नहीं है। ठीक है। डॉक्टर मयंका, सबसे ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम्स किस वजह से हो रही है? क्योंकि स्किन को लेकर आजकल बड़ी ज़्यादा वो रखी है, फीमेल्स हो या मेल्स हो, सब सुंदर दिखना चाहते हैं, जवान दिखना चाहते हैं। ओवर यूज ऑफ प्रोडक्ट्स की वजह से हो रही है, ओवर थिंकिंग की वजह से हो रही है, मोबाइल को सारा दिन स्क्रॉल करने से हो रही है। अच्छा, मोबाइल की स्क्रॉलिंग की वजह से भी होती है स्किन प्रॉब्लम? क्योंकि उसमें वो कुछ भी इन्फ्लुएंसर को देखकर खरीदते हैं और लगाते हैं। ये आपने सही कहा। लास्ट में मतलब मैं कहना चाहूँगी सबसे ज़्यादा जो हर तरीके की प्रॉब्लम है वो सीडेंटरी लाइफस्टाइल से है। डॉक्टर निशा, बच्चों की कमज़ोर इम्यूनिटी की एक ही वजह है कि खाना नहीं खाना, या इसकी और भी मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि बच्चे खाना नहीं खाते, बच्चे बाहर के पैकेट्स खूब खा रहे होते हैं। आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स बच्चों को घर का खाना ना खिला के जो बाहर के पैकेट फूड्स खिला रहे हैं, उनकी वजह से वो घर का बिल्कुल खाना नहीं खाते। उसी की वजह से उनमें न्यूट्रिशन की कमी आती है और अल्टीमेटली यही सारी चीज़ें बच्चे की पुअर इम्यूनिटी का कारण बनती हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, बाहर की चीज़ें बंद करो, बच्चे को घर का बना हुआ हेल्दी खाना दो। डॉक्टर शशि, मेनोपॉज पे हम बात कर रहे थे। अब मेनोपॉज सिर्फ एक नॉर्मल से मेनोपॉज है या उससे ज़्यादा है, इसके बारे में बात होनी चाहिए, क्या कहेंगे आप? मेनोपॉज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है लाइफ का। बहुत चेंजेस आते हैं फीमेल हेल्थ के, स्पेशली मेंटल इश्यूज। वो एक बहुत ही बड़े टर्बुलेंस से गुजर रही होती है। उस समय हार्मोन्स इतने ज़्यादा चेंज हो रहे होते हैं कि उसको खुद को नहीं पता कि उसका बॉडी कैसे बिहेव कर रहा है। तो डेफिनेटली इस पर बात ज़रूर होनी चाहिए, बिकॉज कोई नहीं सोचता उसके बारे में कि व्हाट स्ट्रेस शी इज़ अंडरगोइंग, क्या चल रहा है। कोई ये नहीं सोचता कि उसको कितनी प्रॉब्लम हो रही, और सबको लगता है कि ये क्या हो रहा है, ये भूल जा रही है, अरे मम्मी पागल हो गई है, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, अरे मम्मी आलस हो गई है, मिलने नहीं जा रही तो अरे ये फालतू में ये कुछ और सोच रही है, डिप्रेशन में जा रही है। तो वो ये नहीं सोचते कि ये कुछ और चेंज है जिसके बारे में शायद हम बात करें तो ये चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। हो सकता है फीमेल की अडेप्टेशन लेवल थोड़ी सी बेटर हो जाएंगी। जब उसके मूड को कोई समझेगा तो ऑब्वियसली चीज़ें थोड़ी सिंपल हो जाएंगी। जी। आजकल स्किन केयर के वायरल ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा है सोशल मीडिया पे, वो कितने सेफ हैं? जैसे बीच में नहीं चला था, एक ग्लास स्किन का हो गया था, और अभी भी बहुत सारे चले हुए, उनको घर पे करना कितना ज़्यादा सेफ है? ट्रेंड्स हर थोड़े दिनों में चेंज हो जाते हैं। कुछ पेशेंट्स ही मुझे आके कहते हैं कि मैम आप लोगों की तरह ज़्यादा रील नहीं बना रहे। तो सबसे पहले तो मैं मैसेज देना चाहूँगी, आई एम अ डर्मेटोलॉजिस्ट, आई एम नॉट द इन्फ्लुएंसर। आई बिलीव इन द साइंस एंड नॉट बिलीविंग इन ट्रेंड्स। न तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमारी स्किन चेंज होती, न कुछ और जेनेटिक्स चेंज होते। कोरियन स्किन चली बिकॉज कोरियंस हैव ग्लास लाइक स्किन, बिकॉज दे हैव गुड सी फूड हैबिट्स। जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। उससे अपने आप देखोगे उनका अपना एक मंगोलियन फोल्ड होता है, स्किन का केयर होता है। हाँ, दे आर खाना पीना भी थोड़ा सी फूड बहुत है। सी फूड इज़ वेरी गुड, रिच इन द ओमेगा 3 एंड अदर एसिड्स, एंड और वो बहुत अच्छा ही रोल प्ले करते हैं। जिनसेंग बहुत लेते हैं जो बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है।
तो इन सब चीज़ों से आपके मेनली खाने पीने से और जेनेटिक्स का ज़्यादा रोल आता है स्किन एंड हेयर पे, इन स्पाइट ऑफ यूजिंग अ सो लॉन्ग लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स। और आप इतनी आपके किसी भी की इतनी कंप्लायंस हो ही नहीं सकती कि वो सुबह क्लिंजर लगाएगा, फिर टोनर लगाएगा, फिर मॉइस्चराइजर लगाएगा, फिर सीरम लगाएगा, फिर विटामिन सी सीरम लगाएगा, फिर रेटिनॉल सीरम लगाएगा, फिर एजेलिक एसिड सीरम लगाएगा, एंड गुड रेंज ऑफ द लिस्ट ऑल्सो। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बेस्ट उसमें सबसे पहले तो आपका लाइफस्टाइल इम्पोर्टेंट है, आपके स्लीप आवर्स इम्पोर्टेंट है। रोल ऑफ जीन्स का आता ही है, जिसको कोई किसी भी बीमारी में पीछे छोड़ ही नहीं सकता। ठीक है। उनका सबसे बड़ा रोल होता है। और पैक्ड आइटम्स कम खाओ, मेटाबॉलिज्म अच्छा रखो, चलो फिर वो अच्छा, आपकी स्किन हमेशा हेल्दी रहेगी। जैसे आपकी। थैंक्स सो मच। डॉक्टर निशा, जो न्यू पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया देखते हैं, रील्स देखते हैं कि अच्छा हम बच्चे को ये खिला दे, ये कर दे, वो चीज़, वो वैक्सीनेशन दे दे। तो क्या आपके पास भी ऐसे पेरेंट्स आते हैं कि हमने जी फलान रील देखी थी और उसके अकॉर्डिंग हमने ऐसे किया, तो उनको आप क्या कहते हैं? देखिए बिल्कुल, मतलब वैसे चीज़ें ना सिंपल होती है प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो 0 to 6 मंथ में ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, बस बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना है। अब बहुत सारे पेरेंट्स बहुत सारे फार्मूलाज की वीडियोस देख के आ जाते हैं कि फार्मूला ले रहा था, वो बच्चा मोटा है, मेरा बच्चा पतला है, वो बच्चा ऐसा है, ये बच्चा ऐसा है। तो ये सारी चीज़ें बेबी टू बेबी वेरी करती है, जेनेटिक्स पे भी चीज़ें वेरी करती है। तो चीज़ें सिंपल, जितनी चीज़ें सिंपल रखी जाएँ वो ज़्यादा ठीक रहता है। तो सिंपल है, 0 to 6 मंथ के लिए आप अपने बच्चे को सिंपली ब्रेस्ट फीड कराइए, और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती बच्चे को। वैक्सीनेशन येस, वो आपको टाइम टू टाइम कराना है। अगेन वैक्सीनेशन में भी देखिए आजकल इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत सारी वैक्सीन्स ऑफर कर रही है, वो तो आपको डेफिनेटली लगवानी ही लगवानी है। कुछ एडिशनल वैक्सीन्स भी होती हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लगा रही, तो उन वैक्सीनेशन के लिए आप प्राइवेट प्रैक्टिशनर के पास जा सकते हैं और आप उनको फॉलो कर सकते हैं। जी डॉक्टर शशि, अर्ली प्यूबर्टी लड़कियों में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इस पर इतनी ज़्यादा बात भी नहीं हो रही, हम कहीं नहीं देखते कि इतनी ज़्यादा इसके बारे में बात हो। आपको क्या लगता है कि ये एजुकेशन का हिस्सा बनना चाहिए, ये वाली चीज़ें? बिल्कुल बनना चाहिए एजुकेशन का हिस्सा, क्योंकि अर्ली प्यूबर्टी जो पहले मीन एज 13 इयर्स होती थी, अब वो कहीं ना कहीं घट के 11 साल हो गए। लड़कियों को पीरियड्स 10-11 इयर्स की एज में आ रहे हैं, और ये सारा कुछ हमारे एनवायरनमेंट, हमारी हैबिट्स, हमारी सोशल मीडिया, हमारी पेरेंटिंग पे डिपेंड करता है। आजकल कॉस्मेटिक्स इतने ज़्यादा हो गए हैं, बच्चे बचपन से नेल पेंट लगाएंगी, लिपस्टिक्स लगाएंगी, इनकी वजह से। अच्छा, तो इनका भी रोल होता है? इनका भी रोल, इसमें माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं जो आपके हार्मोन्स के साथ खेलते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, जिसके चलते प्यूबर्टी ऑनसेट जल्दी होता है। सेकेंडली सोशल मीडिया, बच्चा स्क्रॉल कर रहा है, उसको नहीं पता वो किस टाइप का कंटेंट देख रहा है, एडल्ट कंटेंट, स्मॉल कंटेंट, तो टाइम से पहले उसमें ये एडल्ट बिहेवियर आने की चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली वो आपके हार्मोन्स को कहीं ना कहीं स्टिमुलेट करते हैं, पोक करते हैं। जितनी बार आप वो देखोगे आपके अंदर पोकिंग हो, तो वो बच्चा उस चीज़ के लिए प्रोन हो जाता है। थर्डली ईटिंग हैबिट्स की बताएं, जैसे कि पैक्ड फूड्स, चिप्स है, ये मतलब जितना भी फास्ट फूड है मैदा और शुगर से बना हुआ है। 90% ऑफ द फैट फूड, 90% जो भी पैक फूड है, पैक फूड सारा मैदा और शुगर से बना है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में आपकी मेटाबॉलिज्म खराब कर रहा है, ओवरवेट कर रहा है, और जिसके चलते आपकी प्यूबर्टी अगेन ज़्यादा आने वाली, क्योंकि आपके सारा हार्मोनल एक्सेस गड़बड़ होने वाला। तो ये यहीं से हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है सारा। बिल्कुल, और इसीलिए मैं कहती हूँ पेरेंटिंग कम्स अगेन, पेरेंटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इन सब चीज़ों पे एक चेक रखोगे अपने बच्चे के साथ, आप देखोगे कि वो क्या देख रहा है, वो क्या बातें सुन रहा है, उसकी फ्रेंड सर्कल में क्या बातें चल रही है, वो क्या खा रहा है, वो कितना अपने आप को मतलब फैशन सेंस में डेवलप करना चाह रहे हो, तो अगर आप उस पर चेक रखोगे तो शायद हम इस प्यूबर्टी की जो मीन एज कम हुई है उसको वापस से नॉर्मल की तरफ ले जाए। डॉक्टर मयंका, हमारे इंडिया में हम इंडियंस की बात करें तो कलर को लेके, रंग गोरा या काला, इसको लेके बहुत बातें होती हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी मदर इन लॉ मुझे अक्सर कहती हैं, क्योंकि मैं धूप में ऐसे ही निकल जाती हूँ, तो शी सेड कि देख तेरी बाजू कितनी काली हो गई है, ग्लव्स पहन के जाया कर, हाथ काले कर लिए हैं। तो आपके पास क्लिनिक में आते हैं लड़के लड़कियां कि हमें गोरा होना है, हेल्दी स्किन के बारे में ज़्यादा बात ना करके वो रंग को लेके ज़्यादा थोड़ी बातचीत करें या गोरा होना चाहते हैं, ऐसे कुछ आते हैं। और आजकल जो ये आईवी भी लगवाते हैं गोरा होने के लिए, क्या चीज़ें हैं? 80% पॉपुलेशन फेयर कम्प्लेक्शन से आज भी अट्रैक्टिव है। नॉर्थ इंडियन में ये ट्रेंड ज़्यादा है कंपैरिजन टू अदर एरियाज। गाने भी बने हैं,
गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर। सही कह रहे हैं। तो गोरा रंग शुरू से वही है, ट्रेंड में तो है ही। हाँ आईवी ग्लूटाथियोन जो है उसको वैसे भी जो कलर को लेके बात करते हैं, बेसिकली मेरा एडवाइस यही रहता है, आप फ्लोलेस स्किन पे ध्यान दो। हेल्दी स्किन होनी चाहिए, टाइट होनी चाहिए, रिंकल फ्री होनी चाहिए, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट हाँ, उनको मैं ये भी समझाती हूँ जो आपका बेसिक कलर है, एक बेसिक जेनेटिक्स कलर है, वो नहीं चेंज होएगा। आईवी ग्लूटाथियोन की आप बात कर रहे हैं, आईवी वाइटनिंग ट्रीटमेंट की, ट्रेंड्स को देख के कुछ सेलिब्रिटीज़ के जो लगते हैं कि काजोल का रंग चेंज हो गया, जैसे ऐसे बहुत बातें होती हैं। हाँ इसका हो गया। देखो पहली बात तो ये कि हाँ, आईवी ग्लूटाथियोन वाइटनिंग के लिए बना ही नहीं था, उसमें इसका एक इफेक्ट मिला था। ये यूजुअली लीवर का सुपर एंटीऑक्सीडेंट। अच्छा। लीवर प्रोड्यूस करता है, विद एज ये कम प्रोड्यूस करता है। अब हम उसको बाहर से ले रहे हैं। ये सुपर एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे सेल्स को रिपेयर करता है। ये बना ही इनके लिए था, लीवर सेल इंजरीज में देने के लिए, अदर डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस के लिए। उसके अंदर रिसर्च में पाया गया जो लोग इसको ले रहे हैं उनका मेलेनोसाइट भी कम हो रहा है और उनका कलर वाइट हो गया। अब जो भी आपके सोशल मीडिया पे या जल्दी से चीज़ वायरल कौन सी होती है? कलर गोरा हो गया, कलर गोरा हो गया, कलर गोरा हो गया, रंग गोरे होने को जल्दी वायरल हो जाएगा। फिलीपींस ने इसको बैन भी किया था कि आप इसको वाइटनिंग के लिए यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, ये नहीं पता था मुझे। काफ़ी कंट्रीज ने इसको आपको वाइटनिंग के लिए, सेल के लिए इसको बैन भी किया। बट फिर ये आ गया कि टॉपिकल फॉर्मुलेशंस में आ गया कि आप मीज़ोथेरेपी से दे दो। साबुन भी बनने शुरू हो गए। अब आप नहाते हो, एक साबुन को कितनी देर लगाते हो? थोड़ी सी देर, कुछ सेकंड्स, कुछ सेकंड्स के मिनट्स। लिए। अब कुछ सेकंड्स मिनट्स में कोई आपका गोरा रंग कर देगा? साबुन भी बन गए साबुन भी बन गए, क्रीम भी बन गई, बहुत सारी चीज़ें बन गई। हाँ, इसके साथ विटामिन सी डालते हैं ताकि वो उसकी फॉर्मुलेशन को बेटर अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस पे डाले। अदर एंड एसिटाइलसिस्टीन वगैरह भी से मिक्स करते हैं। वो यूजुअली एक डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस होता है। विटामिन सी खुद फोटो प्रोटेक्शन देता है और विटामिन सी एक ब्लीचिंग एजेंट के रूप में भी जाना जाता है। मेनली रिजल्ट उसका आ रहा होता है। और जो अगर हम सेलिब्रिटीज़ की बात करें, वो हाई डोज में बहुत लंबे टाइम से ले रहे होते हैं। हमारे यहाँ का क्लाइंट क्या चाहेगा कि आप 1 या 2 डोज लगाओ और हमारा रंग बदल जाना चाहिए। वो तो पॉसिबल ही नहीं है। और इन बिटवीन इसलिए वो टाइम तक लेंगे तो कहीं जाके थोड़ा रिजल्ट आता है। और उसमें भी अगर हम ग्लूटाथियोन को हमको इंजेक्टेबल फॉर्म में बताते हैं तो उसमें लीवर ज़्यादा डिस्कस होता है इन स्पाइट ऑफ द स्किन। तो इट्स अ एंटीऑक्सीडेंट, इट्स नॉट अ वाइटनिंग एजेंट। डॉक्टर निशा, छोटे बच्चे डब्ल्यू की सीटिंग में बैठते हैं जब वो 1.5 या 2 साल के होते हैं, लेकिन पेरेंट्स इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। तो ये कितना ज़रूरी है कि इस चीज़ पर ध्यान दिया जाए? देखिए, अगर जब बच्चा लंबे टाइम के लिए डब्ल्यू सिटिंग में बैठता है तो उस टाइम पे उसकी जो जॉइंट्स की अलाइनमेंट होती है हिप से और नी से, वो गड़बड़ हो जाती है। और उसी की वजह से जब वॉकिंग में उनको दिक्कत होने लग जाती है, नॉक नीज का प्रॉब्लम हो जाता है। ऐसे ही जो हमारा पेल्विस होता है, जहाँ पे हमारी पैर की हड्डी जुड़ती है, उसके अलाइनमेंट में गड़बड़ हो जाता है। तो डेफिनेटली बहुत लंबे टाइम के लिए बच्चे को डब्ल्यू सिटिंग में नहीं बैठने देना चाहिए। देखो, अगर कुछ सेकंड्स के लिए बच्चा बैठा है, बैठने लगा है, वो ऐसे बैठ गया, फिर उसने क्रॉस लेग करके बैठ गया, दैट इज़ ओके। बट अगर बच्चा ऐसे 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा लगातार बैठा तो वो बिल्कुल गलत है और पेरेंट्स को इंटरवीन करना चाहिए, उनकी पोजीशन को ठीक करना चाहिए उस टाइम। डॉक्टर शशि, आपके पास प्रेगनेंसी वाली भी फीमेल्स आती है, डिलीवरी के बाद भी आती हैं, तो ऐसे कौन से सवाल वो करती हैं कि सर ही चकरा जाता है, हंसी भी आती होगी आपको? एक तो बता ही दो हमें प्लीज़। आप अपना याद करो, प्रेगनेंसी में आपको डाउट्स होते थे? मुझे तो बहुत ही होते थे। मुझे तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन अरे हुआ था। हम जब MBBS करते हैं, जब पढ़ाई करते हैं, गाइनिंग करते हैं, तो हमें कोई मिथ्स नहीं बताता ऐसी चीज़ें ना कि केसर खाने से ये होता है, नारियल पानी पीने से बच्चा गोरा। ये हमें प्रैक्टिस में आके पता चलता है। मैम मैं केसर खा लूँ, मुझे गोरा बच्चा चाहिए। हाँ, कच्चा नारियल खाने से बाल नारियल पानी पी लूँ, मेरा बच्चा गोरा चाहिए। इनफैक्ट ये बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिथ्स जुड़े हुए हैं। डिलीवरी के बाद के मिथ, ब्रश मत करना, दांत झड़ जाएंगे। मैम मैंने ब्रश नहीं किया, 15 दिन से मेरे दांत झड़ जाएंगे। हे भगवान, मतलब सोच के चक्कर आता है, 15 दिन ब्रश ना करना। बोले कि नहाना ही नहीं है, जब तक बच्चे की नाल नहीं झाड़े तब तक माँ को नहीं नहाना। हाँ, नहाना मैं कहा भाई उसका इससे क्या लेना देना है, हाइजीन का इन सब चीज़ों से क्या लेना। ऐसे बहुत सारे सवाल है और हर दिन कुछ नया जानने को मिलता है
प्रैक्टिस में अच्छा और एरिया वाइज रीजन वाइज चीज़ें अलग अलग होती हैं। ओके। हाँ, हर जगह कुछ कुछ अलग अलग समिट चलता रहता है। तो डॉक्टर मेनका आपके पास ऐसे कौन से अटपटे से सवाल लेके आते हैं कि आप अपना सर ही पकड़ लेती हैं कि भैया मुझे डॉक्टर नहीं करते हुए पता नहीं था, अब पता चला है? डॉक्टर शशि जैसे बता रहे हैं, एक आपने बीमारी सुनी होगी हर्पीस जोस्टर, गांवों में बोलते हैं क्रांत निकल गई। लोग उसमें प्रेफर करते हैं या चिकन पॉक्स में झाड़ा लगवा लो, झाड़ा लगवा के ठीक हो जाएगी, दवाई नहीं लेनी। अब चिकन पॉक्स अगर किसी बड़े को हो रही है, टीनेज या अडल्टहुड में हो रही है, तो उसको तो जरूर दवाई लेनी चाहिए, क्योंकि वो इंटरनल ऑर्गन में भी इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस कर रही है और उनको अफेक्ट कर रही है। बट वो हफ्ते तक झाड़ा ही लगवाते रहते हैं जब तक उनका दवाई खाने का पीरियड होता है। ऐसे ही वो क्रांत में लगे या फिर वो राख लपेट के आ जाएंगे। अब आपके शरीर पे फाले बने हैं, स्किन डिन्यूड हो रही है, स्किन वहाँ से उतर रही है, सुपरफिशियल एक्सपोजर हो रहा है स्किन का एनवायरनमेंट से, उसको तो हम वैसे ही प्रोटेक्ट करना चाहिए। और वो उस पर राख लगा के आ जाते हैं कि राख लगाने से जल्दी ठीक होंगे। फिर आप क्या एडवाइस देती हैं उन्हें? उनको एडवाइस समझाते हैं कि ऐसा नहीं करना। और सबसे बड़ी बात ये कि नहाना जरूर है, हाइजीन इंपॉर्टेंट बहुत रखनी है। अब चिकन पॉक्स में ये कि आपको नहाना नहीं है 7 दिन या इसमें नहाना नहीं है, तो नहाना जरूर है। हाइजीन की तो बेसिक गाइडलाइंस हैं ही और बेसिक इम्पोर्टेंस है लाइफ के अंदर। तो इस टाइप के बहुत ज़्यादा अटपटे चीज़ें होती हैं। डॉक्टर निशा आपके साथ कैसी होती हैं? सेम, जैसे वायरल इलनेसेस हैं उनको लेके बहुत ज़बरदस्त मिथ होते हैं लोगों में। मम्स हो जाएगा बच्चे को, देसी में इसको कनपेड़ बोलते हैं। कनफेड बोलते हैं। तो हमारे पास आएंगे, बच्चा खा नहीं रहा है, फिर कहेंगे अरे मैडम झाड़ा तो लगवा लिया पर ठीक नहीं हो रहा। तो ये इतने मिथ्स हैं कि रहेगा भी। हाँ हाँ, आप कंटिन्यू रखिए। जैसे वायरल इलनेसेस के साथ ये मिथ्स बहुत कॉमन है। जैसे मम्स हो जाता है, उसको देसी भाषा में हम कनपेड़ बोलते हैं। तो पेरेंट्स को लगता है कि मैंने तो झाड़ा भी लगवा लिया, अभी भी ठीक नहीं हो रहा। सेम जैसे मैम ने बताया चिकन पॉक्स में ये तो माता हो गई है, झाड़ा लगवा लिया, ठीक नहीं हो और रहा। शायद पीलिया जब हो जाता है हेपेटाइटिस, तो उसमें भी यस, हेपेटाइटिस ए में, हेपेटाइटिस ए के पान केसेस का में कत्था खिला दो। एक कोई हरियाणा में तो कोई एक तालाब है जो फेमस है, लोग उसमें नहला के लाते हैं। हाँ, मतलब लिटरली एडमिटेड पेशेंट्स को भी फोर्स करते हैं पेशेंट्स कि मैम 2 घंटे भेज दो, हम वहाँ तालाब में नहला के हॉस्पिटल लाएंगे। में एक बार सांप कटे के लिए तो सपेरे भी आ गए थे कि ये चीजें सीरियसली सपेरा तक बुला लाए। और वो मतलब वेंटिलेटर पे जाने वाला पेशेंट की जो न्यूरोटॉक्सिन कोबरा रिलीज था, और उसमें भी कि सपेरा या फिर इसके नीचे एक चाकू रखो बेड के नीचे, उससे क्या हो जाएगा? पता नहीं वो काला साया दूर हो जाता। काला साया। हर न्यूबॉर्न के साथ ग्रैंड पेरेंट्स माँ जो हमारी जैसे मैम ने बोला चाकू लेके आते हैं, कुछ मेटल लेके आते हैं। हाँ, ये भी कहते हैं कि चाकू रखेंगे तो बच्चा डरेगा नहीं। ये ना लेकिन बेसिकली उसका अंधविश्वास ज़्यादा है। अंधविश्वास कुछ चीज़ों के पीछे साइंटिफिक फैक्ट्स हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम वो सारे के सारे अंधविश्वास। वो एक्चुअली पहले जो लॉजिकल थिंग्स भी थी ना कि उनको भी किसी जो से नला जोड़ रहे दिया। हैं, उसमें मेन तो ये था कि वो बच्चे को दूर रखना है, भी ये फैल जाएगा जैसे चिकन पॉक्स की अगर हम बात करें। बट वो उनको मॉडिफाई कर करके उनको सुपरस्टिशियस और अंधविश्वास में ज़्यादा बदल दिया। डॉक्टर शशि आपके पास आते हैं, बिफोर मेनोपॉज और आफ्टर मेनोपॉज किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? बिफोर मेनोपॉज और आफ्टर मेनोपॉज बेसिकली पेरी मेनोपॉज हो जाता है। जब मेनोपॉज आने वाला है, हाँ। से मेनोपॉज आया और उसके बाद तक ये जो लाइफ का फेज होता है, इसमें आपके शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं, बेसिकली ईस्ट्रोजन हार्मोन जो फीमेल हार्मोन होता है वो कम हो रहा होता है। तो जहाँ आपकी स्किन की चमक थी, ग्लो थी, वो कम होने वाली है। आपका हेयर का टेक्सचर चेंज होने वाला है, आपकी बॉडी की बिल्ड चेंज होने वाली है। जो हार्मोन फीमेल हार्मोन कम हो गया तो मेल हार्मोन ज़्यादा आएगा, पेट बड़ा सा हो जाएगा, ठीक है। आपको लगेगा कि आपका वेट लॉस नहीं हो रहा, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो रही है। अब आपकी हड्डियों ने कैल्शियम लेना कम कर दिया, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। ईस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल्स को हार्ट अटैक से बचाता है, इसीलिए फीमेल्स में हार्ट अटैक्स कम होते हैं, पता है। अच्छा। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जैसे ईस्ट्रोजन कम हुआ, वो हार्ट डिजीज के लिए भी बड़ी प्रोन होगी। तो ये सारे चेंजेस आपके फिजिकली पूरा रिलेटेड होते हैं। ये सारे कहीं ना कहीं आने स्टार्ट हो जाते हैं। और मेनोपॉज में भी सिम्टम्स होते हैं, ये चेंजेस होते हैं। सिम्टम्स में लोगों को लगता है हमें गर्मी लगी, पसीना छूट गया, कईयों को flushes बेचैनी होते हैं, हाँ होती है। बेचैनी होती है। रात को सोते सोते गर्मी लगी, सारे कपड़े फेंक दिए, और कहीं बैठे एसी भी चल रहा है तो भी उनका मुंह लाल हो गया, पसीना टपकने लगा, हॉट फ्लशेस, नाइट स्वेट्स और एंजाइटी, इरिटेशन, ये तो सबसे कॉमन सिम्टम्स है। गुस्सा आना, तो इन सबको, ये सब मेनोपॉज के बाद तक रहते हैं। बट धीरे धीरे आपकी बॉडी अडेप्ट कर जाती है टू द न्यू चेंज। उसको अडेप्टेशन में टाइम लग जाता है, लगभग 2 से 3 साल, किसी किसी को 4 साल।
तो मीनोपॉज के बाद 3 से 4 साल आपकी बॉडी इन सब के लिए अडेप्ट हो रही होती है। तो आपको अपना ध्यान रखना है, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज प्लस डाइट, और अपनी मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन जो मैं बार बार बोल रही हूँ वो बहुत ज़रूरी वो है। बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर मयंका, वेजाइनल इन्फेक्शन बहुत होता है, उस पर ध्यान नहीं देती हैं फीमेल्स, वो रीज़न क्या होता है और ऐसा क्या किया जाए कि वो बार बार अकर ना हो? मोस्ट कॉमन जो वेजाइनल इन्फेक्शन एज अ विंडोलॉजिस्ट एंड डर्मेटोलॉजिस्ट हम देखते हैं वो यूजुअली कैंडिडियल होते हैं फीमेल में, क्योंकि फीमेल का वेजाइनल पीएच चेंज हो जाता है, अकॉर्डिंग टू पीरियड्स भी चेंज होता है, आप स्ट्रेस में हो तो भी चेंज होता है, आप डायबिटिक हो तो भी चेंज हो जाएगा, आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स भी चेंज होता है क्योंकि माइनर ट्रॉमा से भी चेंज हो जाता है, पेरीमेनोपॉज में चेंज होएगा धीरे धीरे आफ्टर 35, आफ्टर 40, 45, जैसे डॉक्टर शशि ने बताया एस्ट्रोजन कम हो रहा है, वेजाइनल ड्राइनेस स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से पीएच चेंज होएगा। फीमेल्स यूजुअली स्क्रैचिंग करती हैं और स्क्रैचिंग से वो नॉर्मल पैथोजन भी होता है, कैंडिडा वहाँ पर नॉर्मली रहता है और नॉर्मल वो फिर पैथोजन में कन्वर्ट हो जाता है कि वो कैंडिडल वेजाइनल इन्फेक्शन करता है, उसमें कर्डी सा डिस्चार्ज आता है, फिशी सी स्मेल आती है और काफ़ी सीवियर इचिंग होती है। यूजुअली क्या है कि सिंथेटिक अंडरगारमेंट्स को बिल्कुल डिस्कार्ड कर देना चाहिए, कॉटन के अंडरगारमेंट्स 2 बार जरूर चेंज करने चाहिए, बिल्कुल अच्छे धूप में सूखे हुए, किसी में धूप नहीं आ रही, बारिश का ह्यूमिड सीज़न है तो चाहे उसको आयरन करो, गरम बिल्कुल हॉट आयरन करो, गरम प्रेस लगाओ ताकि वो कम्प्लीटली ड्राई रहे। हर बार उनको गीला नहीं करना चाहिए और टॉयलेट पेपर से डैब करके बिल्कुल मोस्टली ड्राई एरिया रखना चाहिए। हाँ, और प्रॉपर मेडिकेशन टाइम पे ले, दही जरूर ज़्यादा कर देनी चाहिए क्योंकि लैक्टोबैसिलाई का बहुत अच्छा रोल है, जितना आपके गट फ्लोरा इंक्रीज होएगा यू आर लेस प्रोन टू इन्फेक्शंस। जो मुझे लगता है आज इसमें बड़ी एक चीज़ अच्छी मैं वो मिल ऐड रही है करना जानकारी। चाहूँगी कि वेजाइनल इन्फेक्शन आजकल इस कारण से बहुत बढ़ रहे हैं क्योंकि लोग ओवर क्लीनिंग कर रहे हैं। ओवर क्लीनिंग, वही मैंने कहा ना, Overcleaning, ओवर overcleaning, क्लीनिंग मैं आपको कह रही हूँ, बार बार वॉश करने की नीड ही नहीं होती। आप जितनी बार भगवान ने ना नेचुरल इवन आप ग्लैंड्स ना ये देखेंगे कि इसमें वेजाइना में भी इंटीमेट एरियाज में भी बहुत ज़्यादा इंटीमेट पील आ गई अब, जैसे लोग फेशियल पील्स करवाते हैं कि वो रहनी चाहिए, इंटीमेट क्रीम्स बहुत सारी आ गई हैं, वॉशेस बहुत सारे हैं, तो ओवर यूज ऑफ दिस वॉशेस, केमिकल्स, ये सब इन्फेक्शन कॉज करेंगे ही करेंगे। डॉक्टर निशा, बच्चों में ऑटिज्म और ADHD के बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते, कैसे पहचाने? क्योंकि अभी पीछे हमने कुछ केसेस देखे हैं कि बच्चा बड़ा हुआ उसके बाद पता चला कि उसको ऑटिज्म है, तो शुरुआती जब उनका टाइम होता है, वो बच्चा बड़ा हो रहा है, कैसे पहचान सकते हैं कि इसको ऑटिज्म है या ADHD है, और पेरेंट्स क्या ध्यान रख सकते हैं? देखिए, अर्ली स्टेज में जब बच्चा 2-3 महीने का होता है, सोशल स्माइल करने लग जाता है, 6 महीने का बच्चा थोड़ी सी क्विंग करने लग मामा मामा बाबा ये सारी चीज़ें बोलने लग जाता है, सोशली अच्छे से इंटरेक्ट करने लग जाता है। अगर हमें लग रहा है कि हमारा बच्चा दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में या फिर आपके घर में जैसे और बच्चे हैं उनके कंपैरिजन में इंटरेक्ट नहीं करता, ये दोनों चीज़ें अलग हैं। ऐसे हो सकता है कि एक बच्चा टाइम से बैठने लगे, टाइम से चलने लगे, पर वो इंटरेक्शन उस वे में नहीं कर रहा, आई कांटेक्ट प्रॉपर नहीं कर रहा, वर्ड्स नहीं बोल रहा या फिर इमोशंस को नहीं एक्सप्रेस कर रहा। अगर एक 9 महीने का बच्चा अपनी मम्मा को देख के भी खुश नहीं हो रहा है, वो उसको हग करने आ रही है, वो हग ही नहीं करना चाह रहा उसको, तो दिस इज़ नॉट नॉर्मल। और अगर ये रेगुलर ये चीज़ें हो रही है तो बच्चे का भी एक बिहेवियर होता है, वो हमें उस पर ध्यान देना है। अगर हमें बच्चे का बिहेवियर ऑल्टर्ड लग रहा है, उसका इंटरेक्शन ऑल्टर्ड लग रहा है, इंटरेक्शन सिर्फ वर्बल नहीं होता, आई कांटेक्ट भी होता है, बच्चा स्माइल कर रहा है नहीं कर रहा, जब हम उसके साथ खेल रहे हैं तो वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, अगर ये चीज़ें हमें कुछ भी गड़बड़ लग रही है तो दीज आर द अर्ली साइंस। हमें तुरंत किसी पीडियाट्रिशियन के पास जाना चाहिए और असेसमेंट करानी चाहिए। ADHD एक ऐसा पार्ट है जिसमें जर्नली लोगों को लगता है कि मेरा बच्चा बस नॉटी है, उनको ये नहीं समझ में आ रहा होता कि मतलब कहाँ पे बच्चा इतना एग्रेसिव हो रहा है, बच्चा क्यों नहीं कहाँ इतना ज़्यादा हाइपर हो रहा है। यस, नॉटी होना एक अलग बात होती है, और बच्चे में अगर बिल्कुल पेशेंस नहीं है, बहुत एग्रेसिवनेस है, टिक के बैठ ही नहीं सकता, किसी भी मिनट उसका फोकस ही नहीं है किसी भी चीज़ पे, तो दिस इज़ नॉट नॉर्मल, ये नॉटीनेस नहीं है, दिस इज समथिंग। डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए उसकी। बिल्कुल, इन केसेस में अगर हमें हमारे बच्चे में ये सब चीज़ें एबनॉर्मल लगती हैं तो ज़रूर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और ये ऐसी बीमारी है जिनको जितना अर्ली हम डिटेक्ट करेंगे और थेरेपीज शुरू करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा इफेक्ट बच्चे के ऊपर आएगा।
डॉक्टर शशि, अभी जब मेनोपॉज की हम बात कर रहे थे तो मूड स्विंग्स के बारे में बात की। अब पीरियड्स की जब बात करते हैं, अब मैं मेरी अगर खुद की बात करूं तो जब मुझे पीरियड्स आने वाले होते हैं और जब वो ठीक होने वाले होते हैं तो मैं इरिटेट हो जाती हूँ, मेरे मूड स्विंग्स होते हैं। मूड स्विंग्स जो होते हैं दीज आर समटाइम्स नॉट इन आवर कंट्रोल। ठीक है, जैसे जैसे हमारे साइकिल के हार्मोन्स चेंज होते हैं हमारे मूड चेंजेस होते हैं। जब पीरियड्स चले जाते हैं वी फील सो बेटर बिकॉज ईस्ट्रोजन लेवल इज ऑन राइज। अगेन मिड साइकिल में बहुत अच्छा होता है। जैसे पीरियड्स आने के पहले ईस्ट्रोजन लेवल गिरता है और प्रोजेस्टेरॉन लेवल भी गिरता है, यू स्टार्ट फीलिंग इरिटेटेड, यस, रोने का मन करता है, रोने का मन गुस्सा आ जाता है छोटी छोटी चीज़ों पे। और बहुत तेज गुस्सा आता है, ऐसा आता है, बस फेंक दो। चिल्लाने वाला गुस्सा आता है। हाँ, चिल्लाने वाले नहीं, सामान फेंकने वाला भी गुस्सा आता है। ठीक है, कई लोग आप देखो, कई लोग मैं तो सामान जिस दिन, मतलब उनका इतना टिपिकल होता है, कहते मैम जिस दिन मैं उठा के सामान फेंक दूँ उसका मतलब है 48 आवर्स बाद मेरे पीरियड्स आ गए। शी इज़ सो पर्टिकुलर, मतलब ये कहती मेरा हेडेक हुआ नहीं कि 3 दिन में पीरियड्स आ जाएंगे। देर आर सो क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ हार्मोन डिप्राइवेशन। तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि साइंटिफिकली रिलेटेड है, ये हमारे बस में नहीं है, ये हम जानबूझ के नहीं कर रहे। और जब हम ऐसा समझाएंगे, पढ़ाएंगे, ये करिकुलम में चीज़ें आएंगी, तब शायद जाके हमारी अगली जनरेशन समझ पाएंगे। बिल्कुल, एक दिन में चेंज लाना बड़ा मुश्किल है। पर नेक्स्ट जनरेशन जो जेन ज़ी है ये बहुत कुछ समझ के इंस्टा से। सही कह रहे हैं। कोर्टिसोल की बात सुनी थी, लेकिन अब तो कोर्टिसोल ही डिस्कस हो रहा है। कहाँ वो छोड़ो। कोर्टिसोल ही डिस्कस प्रेशर हो रहा है, मेरे स्ट्रेस हो गया, कोर्टिसोल हो गया। सबसे मजेदार रील है कोर्टिसोल का मतलब हाँ मैग्नीशियम मैग्नीशियम की रील देखी। उसका आता है कि वो बंदी कंफ्यूज है, फोकस नहीं कर पा रही, ये थॉट वो थॉट एंड शी टेक्स अ मैग्नीशियम, शी इज ऑलराइट, शी कैन फोकस नाउ। अरे यार, हम तो जब पेशेंट को मैग्नीशियम देते हैं उसको सुला देते हैं, शी बिकम्स ड्राउजी, शी कैन नॉट थिंक एक्चुअली, उसका माइंड की क्लियरनेस खत्म हो जाती है। हाउ कैन यू रिलेट थिंग्स, मतलब बहुत मुश्किल है, कुछ भी बताते हैं यार सोशल मीडिया पे। मेनका जी, हम वेजाइनल इन्फेक्शन की बात कर रहे थे, कई बार ईचिंग नहीं होती है लेकिन प्राइवेट पार्ट्स हैं उनके एरियाज के आसपास छोटी छोटी फुंसियाँ सी या उस टाइप से होनी शुरू हो जाती है, तो वो किस रीज़न से होती है? वो मोस्टली ड्यू टू द शेविंग ऑफ हेयर्स और ट्रिमिंग ऑफ हेयर्स इन द रॉन्ग डायरेक्शन। अच्छा, या बहुत पुराना ट्रिमर यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप कोई भी हेयर रिमूवल क्रीम्स या फॉर्म्स, आजकल तो फॉर्म्स भी अवेलेबल हैं, जेल्स भी, वो यूज़ कर रहे हैं और उनको फ्रिक्शन ज़्यादा दे रहे हैं। उस एरिया को ज़्यादा देर तक आप क्लोज्ड रख रहे हैं, टाइटली क्लोज रख रहे हैं, जैसे मैंने कहा सिंथेटिक अंडर गारमेंट्स डालकर, और उसको चेंज नहीं फ्रिक्वेंटली करते हो। तो खाने में ऐसा क्या खाएं वेजाइनल इन्फेक्शन से बचने के लिए? डाइट में क्या यूज़ करना चाहिए? जो आपका हाई ग्लाइसेमिक फूड इंडेक्स होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट रिच वाला होता है, जिसमें शुगरी फूड्स को हम अवॉइड करेंगे। हाँ, शुगर को अवॉइड करेंगे, क्योंकि और दूसरा जो हम अपने मैंने बताया था गट फ्लोरा को जब हम इंक्रीज़ करेंगे तो उसमें दही, हमारी दही का बहुत अच्छा रोल है। बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी का एक पेपर रिसर्च में आया है कि जो ग्रीक योगर्ट है इट कंटेन्स ओनली प्रोटीन, और जो इंडियन कर्ड है इट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ लैक्टोबैसिलाई। तो हमको ये स्पोरोलैक, वाइजिलैक, बीफिलैक इतने खाने की नीड नहीं अगर हम डेली 2 से 3 कटोरी दही खा रहे हैं तो। और जो वे चिल्लाते हैं, वे है दही में। वो एक्चुअली हम अपना वो जो वे प्रोटीन, ये वे प्रोटीन ले लो, इससे ये हो जाएगा वो जाएगा, तो अगर हम दही खा लेते हैं तो पूरा हो जाएगा। पूरा हो जाएगा। एक्चुअली हम अपना खुद इंडियन फूड छोड़ के हम सिर्फ डिब्बों के पीछे भाग रहे हैं। हाँ, ये फॉरेन कल्चर को अपना रहे हैं लगातार, है ना। क्योंकि फॉरेन कल्चर में कभी दही नहीं उनके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, ठंडी जगहों के अकॉर्डिंग डिपॉजिट होती। अब बच्चों को ज़्यादातर देखो तो ब्लिंकिट से ग्रीक योगर्ट ऑर्डर कर रहे होते हैं, वो घर की जमी दही क्यों नहीं खाते? एंड ग्रीक योगर्ट इज आल्सो मंगा रहे होते हैं, ऑल्सो फ्लेवर्ड योगर्ट ऑल्सो। उसमें फ्लेवर का भी आपका मतलब कि जो जा रहा है फ्लेवर के लिए, कलर भी उनका डिफरेंट मिलेगा, कलरिंग एजेंट्स भी जा रहे हैं। जैसे डॉक्टर शशि ने पहले बताया था कि इनमें माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस करते हैं, और वो हार्मोनल इम्बैलेंस से प्रिकॉशंस प्यूबर्टी, अर्ली प्यूबर्टी के लिए नहीं है, वो होल लाइफ है। जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, जो अब आपने सुना कि PCOS, हर बंदा पहले PCOS PCOD करता रहता था, अब नई रील PMOS पे बनने लग गई। तो वो जो चीज़ें हैं वो आपके स्टार्टिंग से, जब आप छोटे हो तब से लेकर वो पूरी उम्र चल रही होती है। ये किसी एक पार्ट का, लाइफ का एक पार्ट, एक साल नहीं है जो सिर्फ उस टाइम हार्मोनल इम्बैलेंस, ये लाइफ की जर्नी बनता है, ये लाइफ की जर्नी है। तो लाइफ नीड्स योर बेसिकली अ गुड लाइफस्टाइल ओनली, और गुड फूड एंड हेल्दी फूड, बस इतना ही। जी। डॉक्टर निशा,
अब जब बच्चे पैदा होते, पहले बच्चा होता था उसे घुट्टी दी जाती थी, अब न्यू पेरेंट्स हैं, अब घुट्टी नहीं दी जाती, बच्चे को 1 साल तक नमक चीनी ये नहीं दिया जाता, लेकिन जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो इसे चोचला बताते हैं। तो ये साइंटिफिकली कितना सही है, या पेरेंट्स ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हैं, क्या है ये? नहीं, देखिए घुट्टी जो है, घुट्टी या तो ज़्यादातर लोग मुगली घुट्टी के फॉर्म में यूज़ करते हैं, या फिर शहद कुछ लोग देते हैं शहद पहले। देते हैं। जो बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी है, उसका गट इन चीज़ों के लिए नहीं बना हुआ। उनमें जो मुगली घुट्टी की अगर हम बात करें, पता नहीं क्या हर्ब्स हैं, क्या कंटामिनेशन है। तो एक न्यूबॉर्न बेबी को हम बार बार बोल रहे हैं कि उसको पानी भी देने की ज़रूरत नहीं है, उसे सिर्फ और सिर्फ मदर मिल्क देना है। तो ये जो हर्ब्स हैं ये बेबी के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। हमें पता नहीं है कि वो बेबी के अंदर क्या, मतलब क्या रिस्पॉन्स रहेगा, उनका क्या इफेक्ट आने वाला है। तो घुट्टी या शहद कुछ भी नहीं देना। शहद में बल्कि कुछ शहद के पैक्स में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिनकी वजह से बच्चों को बॉटुलिज्म होने के चांस होते हैं, पैरालिसिस होने के चांस होते हैं। वो एकदम बच्चे के लिए जानलेवा हो सकता है, डेथ हो सकती है। तो ये सुनने में बड़ा आसान लगता है कि 1 चम्मच शहद ही तो चटाया था, बट बिल्कुल भी सही नहीं है। 1 साल की उम्र तक तो शहद बच्चे को अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना है। और अगेन घुट्टी भी बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। डॉक्टर शशि, सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम क्या लेकर आते हैं पेशेंट्स आपके पास, आपकी जो भी फीमेल पेशेंट्स हैं? हर एज ग्रुप की अलग प्रॉब्लम्स है। सबसे ज़्यादा मेन कौन सी रहती है? नहीं, मैं बता रही हूँ, अनमैरिड है तो पीसीओडी है, अच्छा, मैरिड है तो प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। और अगर menopause- बच्चे भी हैं, मैरिड भी हैं, बच्चे भी हो गए हैं तो उसके बाद ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है सबको, फाइब्रॉइड्स और ये सारी चीज़ें आजकल ज़्यादा बढ़ गई हैं। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, मुझे पीरियड्स आते हैं 3 दिन, इस बार मुझे 5 दिन से ठीक ही नहीं हो रही, तो वो नॉर्मल है या मुझे आपसे कंसल्ट करना चाहिए? देखो, इसमें बहुत सारे सवाल होंगे, आपकी हिस्ट्री पूरी ली जाएगी तो आप कंसल्ट तो करिएगा, लेकिन ये कि आपकी एज कितनी हो रही है। ठीक है, मैं ऑन कैमरा हाँ, आपको on एज camera नहीं नहीं बता सकती। इसीलिए मैंने कहा पहली चीज़ होगी एज, फिर कुछ अल्ट्रासाउंड्स, कुछ ब्लड टेस्ट कि हार्मोनल है, नॉन हार्मोनल है, जस्ट टू फाइंड आउट एवरीथिंग। डॉक्टर मयंका, एंटी एजिंग के ट्रीटमेंट इतने महंगे क्यों हैं आप लोगों के, कि एक नॉर्मल बंदा अफोर्ड भी नहीं कर पाता, जिसे बहुत खूबसूरत दिखना है और जिसे जवान भी बने रहना है? देखो, अगर हम उसमें टॉपिकल फार्मुलेशंस की बात करें तो बेस्ट एंटी एजिंग जो वर्क करते हैं वो पेप्टाइड्स करते हैं। पेप्टाइड्स एंड स्टेम सेल्स महंगी ही होती हैं क्योंकि उनको उनकी फॉर्मुलेशंस बनाने में खुद बहुत खर्चा होता है। ठीक है। और दूसरा मैं बताऊँ, अगर आप बात करते हैं कि अगर हमें प्रोसीजर वाइज जाना है, लेज़र्स लेंगे, देखो लेज़र की मार्केट भी बहुत बड़ी है। आप FDA अप्रूव्ड और अच्छी मशीन्स लेते हैं, दे आर टू कॉस्टली। हाँ, उसमें चाइना की मार्केट भी बहुत बड़ी है, उसमें गुड मशीन्स भी हैं, बैड मशीन्स भी हैं, उसके अकॉर्डिंग भी प्राइस डिसाइड तो होती ये है। कई लोग जैसे कि बड़ा सस्ते में कर देते हैं, तो क्या लोगों को वहाँ जाना चाहिए? अगर साइड इफेक्ट्स लेने हैं तो जरूर जाना चाहिए। ये साइड इफेक्ट्स लेने में जरूर है। देखो, किसी भी चीज़ को देते हो आप, छोटी सी दवाई को भी देते हो आप, बेनिफिट्स वर्सेस साइड इफेक्ट्स को रख के देते हो ना। हेयर ट्रांसप्लांट वाला था केस था Yes, yes. कि आप करवा रहे हो। इवन डॉक्टर विनोद के पास, इनके हस्बैंड के पास, इस सर्जन एक बार उन्होंने मुझे बुलाया, एक हेयर ट्रांसप्लांट का मेल एडमिट किया हुआ था, पीछे बहुत बड़ा एब्सेस बना हुआ था। वही इसीलिए कि आप अनस्टरलाइज्ड एरिया से करा रहे हो, अनस्टरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं, Everything has a cost. एवरीथिंग हैज़ अ कॉस्ट। क्योंकि अगर आप प्रॉपर हेयर ट्रांसप्लांट को प्रॉपर फ्यूमिगेट रूम में कराओगे, प्रॉपर स्टरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, तो ऑब्वियसली थोड़ी सी कॉस्ट उसकी इंक्रीज हुएगी। बट वही बात है कि अब एस्थेटिक इंडस्ट्री और एस्थेटिक मेडिसिन जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, और इंडस्ट्री तो आपको पता है बहुत, कॉस्मेटोलॉजी इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी हो चुकी है, तो इसमें बस यही, अब अगर लोग सिर्फ ये कंपेयर करेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट 25,000 में हो रहा है, 30,000 में हो रहा है, तो वो 25,000 में साइड इफेक्ट भी लेकर आएंगे। बिल्कुल भी आएंगे। आप खुद सोचो, जो प्रोसीजर सुबह से लेकर रात तक चल रहा है, जिसमें आप 3-4 हज़ार ग्राफ्ट ही लगा पा रहे हो, जो 10-12 घंटे प्रोसीजर चल रहा है, उसमें कैसे इतनी कॉस्ट बढ़ सकती है? सही कह रहे हैं डॉक्टर ईशा। आपके पास पेरेंट्स क्या समस्याएं लेकर आते हैं बच्चों की, कि मतलब मोस्ट कॉमन? खाता नहीं है बच्चा, खाता नहीं, बच्चे और क्यों नहीं खाते हैं? 90% वो नहीं बच्चे खाते? सब पैकेट वाला फूड नहीं, खा। लेकिन आजकल जो न्यू
पेरेंट्स हैं ना निशा जी, वो खुद बनाती हैं, मैं देखती हूँ, मैं इवन अपनी सिस्टर इन लोगों को देखती हूँ, वो खुद अपने हाथ से उसके लिए 3 टाइम अच्छा अच्छा हेल्दी खाना बनाती है, जो मैंने कभी अपने बच्चे के लिए नहीं बनाया, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं खाता। लेकिन वो पैकेट फूड कितना खा रहा है, दिस पैकेट फूड नहीं खाता उसका बच्चा। ओके एक्सट्रीमली डिस्टर्ब। मोबाइल देखने में टाइम है, सब पेरेंट्स ने, आप किसी भी होटल्स वगैरह जाओगे सबने मोबाइल आगे रखा होता है ना, दिमाग मोबाइल में ही। एक टाइमली वीनिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, किस टाइम पे आप खाना इंट्रोड्यूस कर रहे हो। जैसे कई बार पेरेंट्स बहुत लेट हो जाते हैं। आज ही मैं ओपीडी में एक पेरेंट को देख के आई हूँ, बच्चे में 5 ग्राम खून था, 1 साल का बच्चा है, वो उसको कुछ नहीं खिला रहे हैं, मदर कह रही है कि इसके दांत नहीं निकले हैं तो मैं इसको खाना नहीं खिला रही हूँ। तो अब अगर आप इतना लेट कर रहे हो खाना खिलाने में, बच्चे का कोई टेस्ट नहीं है, उसमें ऑलरेडी इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है कि भूखी मर जाती है, एपेटाइट ही मर जाती है। तो जो बच्चे 6 महीने के बाद एकदम से हम खाना नहीं देते, उनमें सबसे पहले आयरन की कमी हो जाती है। आयरन कम होते ही एपेटाइट खत्म हो जाएगी बच्चे की। कुछ पेरेंट्स फिर पैकेट शुरू कर देते हैं, उनको पैकेट का इतना टेस्ट हो जाता है कि वो घर का बना हुआ सिंपल सादा खाना खाएगा ही नहीं। हम बड़े हैं, अगर 1 पैकेट हम चिप्स खा लेंगे, हमें सारा दिन भूख नहीं लगेगी। तो छोटे से बच्चे के लिए वो 1 पैकेट चिप्स आप सोच लीजिए कितना डेंजरस है। तो कई चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो टाइमली हमें फूड स्टार्ट करना है बच्चे का। 6 महीने का बच्चा जैसे हो जाता है तो हमें पेस्ट जैसा खाना शुरू करना है, ताकि उसका उन चीज़ों के लिए इंटरेस्ट भी बने और न्यूट्रिशन भी पूरा जाए। अगर न्यूट्रिशन पूरा जाएगा, न्यूट्रिएंट्स ठीक रहेंगे, तो बच्चे की एपेटाइट जर्नली ठीक रहती है और वो बच्चे आगे जाके अच्छे से खाना खाते हैं। एक जैसे मैम ने बोला मोबाइल फ़ोन, यस, मतलब ये चीज़ें हमें दूर करनी होगी। वो अगर सिर्फ हम मोबाइल से हटाना, यस खाने के टाइम पे स्क्रीन टाइम दिखाना बिल्कुल, ये बिल्कुल बेकार हैबिट है, नहीं करना चाहिए। मतलब अवॉइड करो। बहुत सारे पेरेंट्स बेचारे इस वजह से स्क्रीन दिखा रहे हो तो कि वैसे तो खाता नहीं है, बट वो हैबिट हम शुरू से ही ना बनाएं। मतलब कोशिश करें कि बच्चे को जब हम खाना खा रहे हैं साथ में बिठाएं, उसको भी समझ में आना चाहिए कि हाँ ये दिस इज़ द मील टाइम, हम बैठे हैं साथ में खा रहे हैं। धीरे धीरे करके बच्चे की हैबिट्स बन जाती है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और इम्पॉर्टेंटली जेनेटिक्स, अगर उसकी माँ को चटोरा खाना पसंद है तो बच्चा क्यों खाएगा होममेड फूड। ठीक है, माँ की ईटिंग हैबिट्स भी आप डिपेंड करती है। तीनों खूबसूरत डॉक्टर्स ने हमें टाइम दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी अच्छी अच्छी बातें आप लोगों ने बताई, और इस वीडियो को आप लोगों ने से ज़्यादा शेयर करना है, वायरल कर देना इस वीडियो को। कि ये खूबसूरत एंकर ने कंडक्ट कराया। थैंक यू सो मच। थैंक यू पूनम जी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज आपने डिस्कस किए एंड लिटरली हम लोग सबको बताना चाहते हैं बट कोई हमारी सुनता नहीं जल्दी। पेशेंट अपने माइंड में रहता है बिकॉज ऑफ गूगल एंड सोशल मीडिया। गूगल एंड लेकिन अब लोग सुनेंगे, आप लोग अगर आपके काम की नहीं है, आप दूसरे को शेयर कर दीजिए वीडियो, ये किसी और के काम आ सकती है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को भी लाइक करना है, पेज को फॉलो करना है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। बाय बाय, थैंक यू।